हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत तुमरा। स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हाँ, फुल कोर्स कंटेंट, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे सर। A1 तरीके से सारी चीज करवाएंगे जो कि आपको मिलनी चाहिए। ठीक है, आप सभी जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के दो चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। अगर मैं इंग्लिश मीडियम की बात करूं तो केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन, हिंदी मीडियम पे क्लास 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जाती है बढ़िया और शानदार तरीके से। कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोनों पे आपको सारे टॉपिक वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट, क्रैश कोर्स, जीपीपी, पीवाईक्यूज सब कुछ करवाया जाता है। और सर मैं तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और इंटेक्स क्वेश्चन भी करवा रहे हैं, और क्या चाहिए, कुछ नहीं छोड़ेंगे सर। हिंदी मीडियम चैनल पे सीबीएसई बोर्ड और दिल्ली बोर्ड के साथ 4 स्टेट बोर्ड को भी कवर करते हैं, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, बढ़िया और शानदार तरीके से। ठीक है, एक चीज और, बच्चा जो सबसे ज्यादा परेशान चल रहा है ना, वो चल रहा है नोट्स को लेके। नोट्स नहीं बन रहा है भाई साहब, उनके नोट्स में दिक्कत आ रही है, उनके नोट्स में दिक्कत आ रही है सर। उनके मतलब कह रहे हैं अरे यार सर दिक्कत हो रही है सर, बहुत प्रॉब्लम आ रही है, नहीं बन पाएगा सर, ऐसा करिए वैसा करिए, ये वो क्या करे सर इसका। तो मैंने कहा भैया मैग्नेट ब्रेन्स आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा है। जी हाँ, हाँ नहीं मानते, बिल्कुल मानना पड़ेगा। कैसे मानना पड़ेगा? ई बुक्स और ई नोट्स ये दोनों आपको मिल जाएंगे। सर कैसे? सर कैसे? मैंने कहा भैया नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहां पर आपको एक लिंक मिलेगी, क्लिक करिए और सीधे अपने नोट्स उठा लीजिए। कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली, कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली। सर आज क्या आ गया, ले आइए अपनी पेन कॉपी, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। आपका फेवरेट चैप्टर जिसकी शुरुआत की जा रही है आज, जिसका नाम है सॉल्यूशंस, 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 चैप्टर नंबर 2। बढ़िया, एकदम फाड़ू चैप्टर सर। मजा आता है सर जब जब ये आता है, जब जब ये आता है ना दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। एमसीक्यूज पे बात करनी है सर जी। किस पे? एमसीक्यूज पे। और सर पहले बात करेंगे 1 से 15 तक, बिल्कुल 1 से 15 तक, बिल्कुल एक नंबर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, मजा आएगा सर। इसके एमसीक्यू को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि आते हैं, जम जम के आएंगे और बार बार आएंगे, इसलिए छोड़ना नहीं है सर। क्या नहीं करना है? छोड़ना नहीं है। और अगर कहीं दिक्कत आए तो मुझसे बताना ना, अपन देख लेंगे, बिल्कुल देख लेंगे A1 तरीके से। एक बार देखो, करें चालू, जल्दी बोलो। आपको पहला क्वेश्चन दिखाता हूं, मजा आएगा सर। ऐसे हल्के में नहीं लेना है इन सबको, बिल्कुल सॉरी, बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। ये लीजिए सर पहला क्वेश्चन, देखिए जल्दी। देखा पहला क्वेश्चन? देखा पहला क्वेश्चन? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ सर, पहले क्वेश्चन में क्या ही दिक्कत होगी, हम देख लेंगे ना, सबको देख लेंगे। Which of the following unit is useful in relating concentration of solution with its vapor pressure? With its vapor pressure. देखो यार, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कह रहा है इनमें से कौन सा इन दोनों को जोड़ने के काम में आता है, इन दोनों को रिलेट करता है। किन दोनों को सर? ये दो लोगों को। किसको? पहला कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, पहला बोल रहा हूं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। और दूसरा बोले तो वेपर प्रेशर। दूसरा बोले तो वेपर प्रेशर, ठीक है। एक हो जाता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन और दूसरा बोले तो वेपर प्रेशर। मैंने कहा ठीक है सर। इन दोनों के बीच में रिलेशन अगर कोई देता है तो वो होता है सर मोल फ्रैक्शन, वो होता है मोल फ्रैक्शन। जी हां सर। सर आप ये बताइए, मोलैलिटी में तो कभी नहीं सुना आपने, मास परसेंटेज में भी हम सॉल्यूशन और सॉल्वेंट वगैरह का ही लेते रहते हैं, और पार्ट्स पर मिलियन में भी हम यही करते हैं। ये सब कंसंट्रेशन टर्म्स ही आते हैं हमारे। सिर्फ मोल फ्रैक्शन एक ऐसा है जो इन दोनों के बीच में कौन क्या प्रोवाइड करता है? रिलेशन प्रोवाइड करता है सर, रिलेशन प्रोवाइड करता है। बिल्कुल, कैसे बताऊं मैं आपको? राउल्ट्स लॉ पढ़ा था, उसमें प्रेशर आया था और मोल फ्रैक्शन आया था। मोल फ्रैक्शन के अंदर हम क्या लेते हैं? मोल्स वगैरह लेते हैं कि नहीं? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस लेते हैं सर।
उसके बाद अगर आप थोड़ा सा देखने को जाएंगे, हेनरीज लॉ में हम प्रेशर लेते हैं, सॉलिबिलिटी वगैरह लेते हैं, मोल फ्रैक्शन का यूज करते हैं। तो इन सब जगह पे मोल फ्रैक्शन एक ऐसा बंदा है जो इन दोनों के बीच में थोड़ा बहुत रिलेशंस कायम करने में सक्षम है, दोनों से दोस्ती बना के बैठा है। भैया चतुर व्यक्ति है कौन? मोल फ्रैक्शन, जिनने दोनों के बीच में क्या बना के रखी है? संधि कर रखी है, दोस्ती कर रखी है कि यार कोई पंगा नहीं ले पाएगा हमसे, कि यार हमसे कोई आगे पीछे नहीं हो पाएगा, हम सबको देख लेंगे। क्या कर लेंगे? हम सबको देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम की बात कहीं से कहीं तक नहीं होने वाली। तो मैंने कहा ठीक है देख लेते हैं। देखिए सर, ए फॉर आलू आंसर। कौन सा आंसर भैया? आलू आंसर। कौन सा आंसर? आलू आंसर। जल्दी नोट डाउन करिए सर, जल्दी फटाफट जल्दी नोट डाउन करेंगे। हो गया? चलो यहां देखिए सर क्या बोल रहा है? ऑन डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर एट रूम टेम्परेचर सॉल्यूशन फील्स कूल टू टच, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिसोल्यूशन ऑफ शुगर विल बी मोर रैपिड। कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जहां पर जब हम शुगर को घोलेंगे तो वो जल्दी घुल जाए? मतलब हमने भैया एक बीकर ले लिया और उस बीकर में हम शुगर को घोलने वाले हैं। कहोगे सर ये कौन सा पानी ले लिया लाल कलर का? मैंने कहा ठीक है समझ जाओ यार, इसमें हमने शुगर डाल दिया, ठीक है, और घोलो। ले घोल भाई, ले घोल भाई, बताओ जल्दी कौन सी कंडीशन होगी? हम भी तो देखें किस किस को पता है। हो गया? सोचा कुछ? देखो सर प्यार से समझना बहुत इजी है, मैं कह रहा हूं ना बहुत इजी है। कैसे समझो? ऑन डिसोल्यूशन शुगर इन वाटर एट रूम टेम्परेचर सॉल्यूशन फील्स कूल टू टच। जैसे इसको घोला तो सॉल्यूशन थोड़ा सा ठंडा ठंडा हो गया, कूल कूल, नवरत्न तेल नहीं है यहां पे, ठीक है। सॉल्यूशन कैसा हो गया? कूल हो गया। मैंने पढ़ा है जब भी कोई चीज कूल हो जाए तो भैया वहां पर रिएक्शन है एंडोथर्मिक। क्या है सर? एंडोथर्मिक। क्या है सर? एंडोथर्मिक। और अगर थोड़ी सी हीट निकलने लगती, हॉट हो जाता, तो कहते हैं अपन एक्सोथर्मिक है। क्या है सर? एक्सोथर्मिक है। और मैंने कहा था अगर कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक है और उसने बोला कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिसोल्यूशन ऑफ शुगर विल बी मोर रैपिड, वो कहता है कि कोई ऐसी कंडीशन बता मेरे दोस्त कि जब मैं इसको घोलूं ज्यादा तेजी से घुलने लगे। तो मैंने कहा एंडोथर्मिक रिएक्शन की फेवर कंडीशन क्या है? एंडोथर्मिक की फेवर्ड कंडीशन क्या है? मैंने ये पूछा उससे, तो उसने बोला एंडोथर्मिक की फेवर्ड कंडीशन पता है क्या है? पता है क्या है? सर टेम्परेचर डाउन रखो। टेम्परेचर डाउन नहीं, टेम्परेचर अप रखो, हाई रखो। क्योंकि सर वो कह रहा है ये ठंडा हो गया, मतलब उसको हीट चाहिए, तो दो ना हाई टेम्परेचर पे। इसलिए कहता हूं जब गैस पे आप शक्कर को घोलते हो, जिसको चाशनी कहते हैं, कितनी सारी घुल जाती। कभी हाथ से घोल के दिखाओ, इतना नहीं घुलेगी, गैस पे जाके ही चाशनी बनती है। मतलब एंडोथर्मिक की रिएक्शन होती है, फेवर कंडीशन होती है हाई टेम्परेचर। तो शुगर क्रिस्टल इन कोल्ड वाटर, नहीं भैया ठंडे पानी में तो नहीं। हां अगर एक्सो होता तो बात बन जाती, हॉट वाटर में चांस बनेगा। पाउडर्ड शुगर इन कोल्ड वाटर, नहीं कोल्ड वाटर का तो चांस ही नहीं है। पाउडर्ड शुगर इन हॉट वाटर, देखो यार इन दोनों में हॉट तो मिल गया, लेकिन सर एक दिक्कत आ रही है। क्या? एक में दिया हुआ है क्रिस्टल है शुगर के और एक में बोला है पाउडर्ड है। बेटा क्या होता है ना, सरफेस एरिया भी मैटर करता है। पाउडर्ड सब्सटेंस का सरफेस एरिया ज्यादा होता है। पाउडर्ड सब्सटेंस का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, और अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो डेफिनेटली सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी। इसीलिए मैं जाना चाहूंगा डी आंसर पे, इसीलिए मैं जाना चाहूंगा डी आंसर पे, इसीलिए मैं जाना चाहूंगा डी आंसर पे। बिल्कुल किस पे जाना चाहूंगा? डी आंसर पे। जल्दी देख लो सर, बढ़िया तरीके से जल्दी देख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 101% मैं जाना चाहूंगा डी आंसर पे। जल्दी डी डी डी, कैसा सर? डी डी डी, बिल्कुल डी।
ठीक है, चेक करें एक बार क्या है। यस, कहा था ना डी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है डी। डी फॉर ढोलक आंसर। कैसा आंसर सर? ढोलक आंसर। डी फॉर ढोलक आंसर। चलो भाई नेक्स्ट क्या बोल रहा है? एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड शुगर इन अ वॉलेटाइल सॉल्वेंट, वॉलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट इज। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे पूछ रहा है सर। एट इक्विलिब्रियम, अब सर इक्विलिब्रियम में हम जानते हैं कि हमारी फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन सेम होती है, मतलब रेट बराबर हो जाता है। रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ शुगर सॉल्यूट इन वॉलेटाइल लिक्विड, मतलब मान लो कोई रिएक्शन हो रही थी, ये कोई सॉल्यूट है, ठीक है, ऐसा लिखते हैं, ये सॉल्यूट है और इसको सॉल्वेंट में डाल रहे थे, तो ये सॉल्यूशन तैयार कर रहा था। ठीक है, तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन यही होगा, रेट ऑफ डिसोल्यूशन तो यही होगा। वो कह रहा है इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ डिसोल्यूशन किसके बराबर होगा? तो मैंने कहा सर जी वो तो रेट ऑफ, ये वापस भी तो जाएगा जब ये क्रिस्टलाइजेशन होगा, तो रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बराबर होगा, क्योंकि सर आपने हमें 11th में भी पढ़ाया है और इधर भी पढ़ाया, जब हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी रेट कांस्टेंट वगैरह पढ़ा था, ये सब देखा था हमने, तो आपने पढ़ाया था फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन, यही स्टेज होती है इक्विलिब्रियम की। तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन किसके बराबर होगा? रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहां पर है सर? इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब सी आंसर है सर, मतलब सी आंसर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सी फॉर क्यूट आंसर सर, सी फॉर क्यूट आंसर, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, सी फॉर क्यूट आंसर, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, जल्दी देख लो, सी फॉर क्यूट आंसर, कोई दिक्कत की बात नहीं है बिल्कुल। सी फॉर क्यूट आंसर, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, जल्दी नोट डाउन कर लीजिए, बढ़िया तरीके से चेक करें। ये देखिए इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, बिल्कुल सर, इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, बिल्कुल सर। चलिए सर फोर्थ सर, फोर्थ सर, फोर्थ क्या बोल रहा है देखो। A beaker contains a solution of substance A. Precipitate of substance A takes place when small amount of A is added to the solution. The solution is, देखो बहुत इजी है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैसे? A beaker contains a solution of substance A. इसमें आपका एक सॉल्यूशन है और किसका सॉल्यूशन है? A का, ठीक है। और प्रेसिपिटेशन ऑफ सब्सटेंस ए टेक्स प्लेस व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ ए इज एडेड। अगर हमने थोड़ा बहुत इसमें ए मिला दिया तो भैया फिर ए प्रेसिपिटेट होने लगता है नीचे, तो ए क्या होता है? प्रेसिपिटेट। और पता ये कंडीशन किसकी है सर? ये कंडीशन है सुपर सैचुरेटेड की। एक बार मैक्सिमम जितना हो सकता है सर उतना घोल चुके हैं, अब उससे ज्यादा अगर आप हरकत करते हो तो फिर भैया घुली हुई चीज प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट होने लगती है, तब जाके ये नीचे क्या बनने लगता है? पीपीटीज फॉर्म होने लगते हैं। तो इस तरीके के सॉल्यूशन को कहा जाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। मैक्सिमम अमाउंट जो कि आपका अगर घुला हुआ है उसमें, मतलब इसके बाद आप कुछ नहीं, यहां गले तक एकदम, और इसके बाद भी अगर आप डालने की कोशिश करोगे तो मैं निकाल दूंगा ना सारी चीजें बाहर, बस वैसे ही वो हो जाता है कि उसका डिसोल्यूशन अब वहां पर खत्म होने लगता है और पीपीटीज फॉर्म होने लगते हैं। क्या फॉर्म होने लगते हैं? पीपीटीज फॉर्म होने लगते हैं, पीपीटीज फॉर्म होने लगते हैं। तो देखिए इसका आंसर बी, सुपर सैचुरेटेड। क्या है सर जी? सुपर सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड,
सुपर सैचुरेटेड। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 डन 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 डन। सुपर सैचुरेटेड, बिल्कुल सर। चलिए हो गया डन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सर। भाई पढ़ो यार, ये सबसे इजी है, ये सबसे इजी है सर। मतलब कि इसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है सर, इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है सर। मैं बिल्कुल बोल रहा हूं। कैसे? देखो, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ गिवन लिक्विड सॉल्वेंट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन। किस पे डिपेंड नहीं करता? देखो यार, किसी चीज को घोल रहे हो तो वो सॉल्यूट किस में घोलोगे? सॉल्वेंट में। सर इन दोनों के नेचर पे तो डिपेंड करेगा ही। जैसे कि मैंने आपको बताया था वो पोलार है कि नॉन पोलार है, ऊपर वाला पोलार है कि नॉन पोलार है, तो भैया इस पे तो डिपेंडेंसी होगी ही होगी। तो इन दोनों पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा। जैसे नमक है, पानी में अच्छे से घुल जाएगा, शुगर उतने अच्छे से नहीं घुल पाता। बात समझ रहे हो? पेट्रोल है, पानी में नहीं घुलेगा, लेकिन पेट्रोल ऑयल के साथ घुल जाएगा। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट और नेचर ऑफ सॉल्वेंट तो डिपेंड करता है। और सर टेम्परेचर तो जान है भाई। अगर मैं एक ग्लास पानी में अगर सिर्फ मैक्सिमम 2 चम्मच शक्कर या 3 चम्मच शक्कर को हाथ से घोल सकता हूं, मैक्सिमम 4 चम्मच, लेकिन जब मैं गैस पे ले जाता हूं भाई उतनी ही शुगर को घोल सकता हूं, मतलब 1 ग्लास शुगर को घोल सकता हूं, जिसको चाशनी कहते हैं। तो टेम्परेचर तो डिपेंड करता ही करता है। कौन नहीं करता? वो है प्रेशर। प्रेशर को कोई लेना देना नहीं है। प्रेशर कहता बेटा कौन? तुम। प्रेशर कहता हम नहीं जानते। हाँ, प्रेशर कब आता है, प्ले करता है रोल? जब गैस की बात हो। लेकिन अभी यहां सॉलिड की बात चल रही है, तो C फॉर कूट केमिस्ट्री। तो प्रेशर जो है, जब भी आप किसी सॉलिड को पानी में घोलोगे तो प्रेशर कहता भैया मेरे को लेना देना नहीं है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। जिस दिन प्रेशर आएगा, जिस दिन कोई गैस आएगी, उस दिन मैं आ जाऊंगा सॉलिबिलिटी में, नहीं तो मैं नहीं आऊंगा। और जब आई ये गैस तो फिर हेनरीज भैया पकड़ के लेके आए थे इसको। कौन लेके आए थे? हेनरी भैया पकड़ के लेके आए थे कि चलो भैया काम करेंगे बिंदास तरीके से। तब लेके आए थे घसीट के इसको। मैंने कहा ठीक है सर, ले आए थे ना पकड़ के, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है, बढ़िया चल रहा है। डन 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 डन, एक नंबर। कैसा सर? एक नंबर। अगर कोई कमी हो तो बताइएगा, कोई भी कमी हो तो बताइएगा। चलिए डन। चलो ये देखिए प्रेशर, मैंने कहा ही था सर। अब आ जाओ ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ पीपल लिविंग एट हायर एल्टीट्यूड इज ड्यू टू। भैया जब भी ऊपर जाते हैं, ऊपर मतलब अरे हाई एल्टीट्यूड पे, तुम लोग पता नहीं कहां कहां सोचने लगते हो सर ऊपर ही जा रहे हो। नहीं भाई, मेरे को 150 साल जीने का है। हाँ 150 साल, ठीक है। जब भी अपन हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो सर ऊपर जाके एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने लगता है। क्या होता है सर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने लगता है, जिसके चलते पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी कम होने लगता है। क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी लो होने लगता है। क्या होने लगता है? लो। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी क्या होने लगता है? लो। और अगर प्रेशर लो होगा तो हम जानते हैं अगर प्रेशर कम हुआ तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, तो भैया सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन भी कम हो जाएगी। हमारे ब्लड में सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन भी कम हो जाएगी। और अगर ब्लड में सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन कम हुई तो डेफिनेटली हम लोग को बहुत दिक्कत होने लगती है। जो देखिए लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ऊपर जाने पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो रहा है। तो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये देखिए सर, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जल्दी देखिए सर, जल्दी देखिए सर, जल्दी। लो टेम्परेचर तो बिल्कुल नहीं है आंसर, हाई एटमॉस्फेरिक भी नहीं है, बोथ लो टेम्परेचर एंड हाई एटमॉस्फेरिक नहीं सर। आंसर है लो। बी फॉर ब्यूटीफुल, बी फॉर ब्यूटीफुल। तो लीजिए सर क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट है।
क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट है। चलो एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को जरा, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए जरा जल्दी, वीडियो को जल्दी लाइक कर दीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। जल्दी जल्दी जल्दी, हो गया पक्का? चलो एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चल रहे हैं जल्दी। चलिए हो गया 6th वाला, कोई दिक्कत तो नहीं, शानदार मजेदार लाजवाब एक तरफा। आगे बढ़ते हैं सर, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7। सर क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, आ जाओ, इजी है सर, मजा आएगा। देखो, कंसिडरिंग द फॉर्मेशन, ब्रेकिंग एंड स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर्स विल शो अ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। इन चारों में कौन पॉजिटिव डेविएशन राउल्ट्स लॉ से दिखाता है? मैंने कहा ठीक है सर, देख लो। मिथेनॉल और एसीटोन, मिथेनॉल और एसीटोन, ठीक है भैया। सर मिथेनॉल ये होता है सर, अगर मैं आपको बताऊं तो मिथेनॉल, सॉरी गलत बना दिया, ये होता है मिथेनॉल। तो ये जो मिथेनॉल है ना, इसके अंदर होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है सर? हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है सर, क्योंकि सर अल्कोहल के अंदर बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है सर। अब एसीटोन जो होता है, इसके अंदर कोई बॉन्डिंग नहीं है सर, सिंपल कोवलेंट बॉन्डिंग। अब अगर आप इन दोनों को मिलाओगे, चलो मिला दो, मिक्स कर दो, क्या कर दो? मिक्स कर दो। तो जब आप इन दोनों को मिक्स करते हो, जब आप इन दोनों को मिक्स करते हो, तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन आता है, जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन आता है आपके पास, उसका इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होगा वो वीक बनता है, क्योंकि ये मिथेनॉल, ये जो एसीटोन है, इसके अंदर के हाइड्रोजन बॉन्ड को डिस्टर्ब कर देंगे, तो इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड होगा वो बॉन्ड वीक बनेगा। कौन सा बनेगा? वीक बनेगा। मतलब अगर मैं मिथेनॉल को ए मान लूं, तो ए का जो बॉन्ड है और बी का जो बॉन्ड है, और फिर ये जो दोनों को मिलाया तो ए बी का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड कैसा है? वीक। मतलब आप ऐसा लिख सकते हो, ए का बॉन्ड और बी का बॉन्ड के कंपैरिजन में ए बी का बॉन्ड वीक है, ए बी का बॉन्ड वीक है। और ये जो कंडीशन है आप सभी जानते हो, बॉन्ड अगर वीक बन गया तो इट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ क्या है सर? पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ये देखो क्या है सर? पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ? पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा डन। मतलब सर पॉजिटिव डेविएशन पूछा था, मतलब आंसर यही है भैया, आंसर यही है मेरे हिसाब से। मैंने कहा बाकियों को और देख लेते हैं, फिर अपन इसके बाद कंफर्मेशन कर देंगे कि ए आंसर है कि बी आंसर है कि सी आंसर है कि डी आंसर है, फिर अपन कर देंगे। चलो पहले इसको देख लो, जल्दी जल्दी देख लो, पहले इसको फटाफट जल्दी देख लो इसको, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो फटाफट जल्दी जल्दी जल्दी। फटाफट कोई दिक्कत तो नहीं आई? चलो 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 अगला वाला देखते हैं। क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। भैया क्लोरोफॉर्म को देखिए जरा ध्यान से। सर क्लोरोफॉर्म जो होता है वो होता है CHCl3, ठीक है, और एसीटोन क्या होता है? ये
दोनों में कोई स्पेशल बॉन्डिंग नहीं है। क्लोरोफॉर्म में भी कार्बन बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग, और एसीटोन में भी कोवलेंट बॉन्डिंग। लेकिन जब इन दोनों को मिला देते हैं तो पता है क्या होता है, ये देखो, और यहां हमारा एसीटोन होगा, ये रहा हमारा एसीटोन। तो यहां पर ये देखिए, जब इन दोनों को मिलाते तो इनके बीच में एक नया बॉन्ड बनता है जिसको अपन हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। मतलब इन दोनों के बीच बनने वाला बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं इसको ए मान लेता हूं तो ए का बॉन्ड, और इसको बी मान लेता हूं तो बी का बॉन्ड वीक है एज कंपेयर टू ए और बी के बॉन्ड से। किसके कंपैरिजन से? ए और बी के बॉन्ड के कंपैरिजन में क्या है? वीक है। मतलब ये वाला बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली इसको क्या बोला जाएगा? नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। क्या बोला जाएगा? नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। क्या बोलेंगे? नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। क्या बोलेंगे? नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। इसलिए ये नहीं होगा सर नाइट्रिक एसिड और वाटर में भी ऐसे ही होता है, और फिनॉल और एनिलीन में भी यही होगा। तो ये तीनों आपके आंसर नहीं है। आपका आंसर पॉजिटिव डेविएशन का कौन सा है? सिर्फ फर्स्ट वाला, ए फॉर आलू आंसर। ए फॉर आलू आंसर देख लो क्या है सर? ए फॉर आलू आंसर। जल्दी नोट डाउन करिएगा बढ़िया और शानदार तरीके से, बढ़िया और शानदार तरीके से। ए फॉर आलू आंसर, बिल्कुल सर। ए फॉर आलू आंसर, जल्दी देख लीजिए एक बार। चलें आगे बढ़े, बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं है। डन, देख लो एक बार यहां तक। चलिए 7 का फर्स्ट आंसर है, देखिए मैंने कहा ही था बिल्कुल। चलो 8 क्या बोल रहा है सर? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे बात करने वाला है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन, क्या सर? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन, कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? ये भी तो बात पता होनी चाहिए कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड किस पे करती है। ये बात भी सही है सर, किसी पे तो डिपेंड करती होगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऐसी बात तो नहीं है। जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिपेंड किस पे करती है, ये भी तो बात बताओ। मैंने कहा ठीक है सर, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे। हमने पहले भी बोला था कि ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो 4 चीजों पे डिपेंड करती है। सॉरी 4 चीजों पे नहीं, जो सिर्फ एक ही व्यक्ति पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। कभी किसी के नेचर पे डिपेंड नहीं करती सर, फर्क नहीं पड़ता गुस्सैल आदमी है, बढ़िया आदमी है, लड़ाई वाला आदमी है, झगड़े वाला आदमी है, या प्यारा आदमी है, कोई फर्क नहीं पड़ता सर जी। मोटा है, पतला है, लंबा है, छोटा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ फर्क पड़ता है एक ही चीज से, नंबर्स। अगर कहीं पर नंबर डबल, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल। द नेचर ऑफ द सॉलिड पार्टिकल, नहीं सर। द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल, बिल्कुल नहीं। द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व इन सॉल्यूशन, बिल्कुल नहीं सर। आंसर है बी, आंसर है बी, आंसर है बी। ये लीजिए, आंसर है बी। बी फॉर बढ़िया आंसर। बी फॉर बढ़िया आंसर। चलो बी फॉर बढ़िया आंसर। बी फॉर बढ़िया आंसर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां तक देख के बताइए एक बार, क्लियर है यहां तक? डन।
पक्का क्लियर हो गया? चलिए डन। चलिए क्वेश्चन नंबर यहां पर होता है क्लियर, जल्दी नोट डाउन कर लीजिए। पहले देख तो ले सही आंसर है कि नहीं। मैंने कहा था सर बी आंसर एक तरफा होगा, एक नंबर एक नंबर, बी फॉर बढ़िया आंसर। चलिए सर सी नहीं, क्वेश्चन नंबर 9। जल्दी बताओ क्या होगा इसका, क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 9। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है, देखें चलो बढ़िया तरीके से। ये तो हो गया था सॉलिड पार्टिकल। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? कुछ तो अच्छा ही बोल रहा होगा सर। ठीक है देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सोल्यूशन शुड हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा? हमने कहा ठीक है सर। सर देखो यार एक बात हमेशा याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट की जब भी हम बात करते हैं तो इसमें आप देखो डेल्टा टीबी किसका ज्यादा आ रहा है। डेल्टा टीबी जितना ज्यादा आएगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा सोल्यूशन का, उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा किसका? सोल्यूशन का, उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा सोल्यूशन का। और डेल्टा टीबी जो है ना सर काहे पे डिपेंड करता है? हमारे वेंट ऑफ फैक्टर पे डिपेंड करता है। डेल्टा टीबी जो है वो हमारे वेंट ऑफ फैक्टर पे डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है सर, बिल्कुल करता है हमारे वेंट ऑफ फैक्टर पे डिपेंड। कौन? डेल्टा टीबी। किस पे डिपेंड करता है सर? वेंट ऑफ फैक्टर पे। कौन? डेल्टा टीबी। आराम से डिपेंड करता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने कहा ठीक है सर, करता है तो करता है, करता है तो करता है, उसमें क्या बुराई वाली बात है? मतलब डेल्टा टीबी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? वेंट ऑफ फैक्टर के। अब निकाल लो सर, सारे आयनिक कंपाउंड है, सारे आयनिक कंपाउंड है, मतलब जितने आयंस में टूटेंगे वही वेंट ऑफ फैक्टर होगा। इधर Na प्लस OH माइनस, तो आई की वैल्यू है 2 होगी। इधर इधर कितना बनाएगा? Na2SO4। सर Na2SO4 कितना बनाएगा? देखिए सर 2Na प्लस प्लस SO4 माइनस 2 दिख रहा है, तो यहां का 2 यहां का 1, कितना हो गया टोटल? आई की वैल्यू 3, आई की वैल्यू 3। ठीक है आगे देखिए अमोनियम नाइट्रेट। क्या सर? अमोनियम नाइट्रेट। तो अमोनियम नाइट्रेट कैसे टूटता है? NH4NO3 माइनस, तो 2 हो गए, तो यहां पर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है अब नीचे जाओ, KNO3 में क्या होगा? K प्लस NO3 माइनस, तो यहां हो जाएगा अपना क्या? आई की वैल्यू 2। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आई की वैल्यू किसमें? इसमें। तो सर आपका आंसर यही होगा, इसी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, इसी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, इसी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। चेक कर लो एक बार, चेक कर लो सर, चेक कर लो, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। चेक करिए जल्दी। जल्दी जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट। हो जाए तो बताइएगा जरूर। क्लियर? डन? आगे बढ़ू? चलिए पक्का? ठीक है सर, ठीक है सर, बिल्कुल सही चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक नंबर बोले तो एक नंबर, एक नंबर बोले तो एक नंबर। ठीक है डन है एकदम। कैसा है सर? डन है एकदम डन। चलो तो फाइनली अपना आंसर आ गया बी वाला। कौन आ गया? बी वाला। मैंने कहा सही जा रहे हैं सर, मैंने कहा सही जा रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। आ जाओ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। देखो सर अच्छा है, देखो 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 देखो, अच्छा है, अच्छा है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? यूनिट ऑफ इब्लिस्कोपिक कांस्टेंट। इब्लिस्कोपिक बोले तो देखिए सर, ये डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू एम। क्या हो जाएगा? केबी इंटू एम, और यही होता है हमारा इब्लिस्कोपिक कांस्टेंट।
क्या होता है सर? एब्लोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या होता है? एब्लोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है सर, तो यहां पर क्या हो जाएगा? KB इक्वल्स टू डेल्टा TB अपॉन M, डेल्टा TB अपॉन M। अब यहां पर ध्यान से सुनिए, डेल्टा TB सर जी ये क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर काय में नापते हैं? केल्विन में। ओके सर, ओके बिल्कुल। अब ये क्या है? मोलैलिटी। या तो सीधा सीधा मोलैलिटी यूज कर लो, तो अगर इसको लिखे तो ये क्या हो जाएगा? केल्विन मोलैलिटी इनवर्स। एक तो ये हो सकता है, क्या हो सकता है? केल्विन मोलैलिटी इनवर्स हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल हो सकता है। दूसरा देखो सर, दूसरा देखो क्या हो सकता है? दूसरा क्या हो जाएगा सर? दूसरा क्या हो सकता है ये देखो पहले। मेरे हिसाब से मैं क्या सोच रहा हूं वो थोड़ा देखना पड़ेगा मुझे। मैं थोड़ा अलग सोचता हूं, मेरी सोच थोड़ी सी अलग जाती है। मैं ये कह रहा हूं केल्विन, ठीक है। मोलैलिटी को एक और तरीके से लिख सकते हैं, मोल्स पर केजी। मोल्स पर केजी, तो केजी तो ऊपर चले आएगा, तो केल्विन केजी मोल इनवर्स, या तो एक ये भी यूनिट हो सकती है। अब चेक कर लो सर, अब चेक कर लो। एक तो देख लो वो वाला के मोलैलिटी इनवर्स, दिखा क्या नहीं दिखा? बिल्कुल। और एक के केजी, हा सर अनारकली भैया, अनारकली। डिस्को चली, डिस्को नहीं सर जी, केमिस्ट्री क्लास चली, केमिस्ट्री क्लास चली। बिल्कुल, ए फॉर अनारकली, बिल्कुल बिंदास तरीके से। कोई भी दिक्कत हो तो बताइए सर, कोई भी दिक्कत हो तो बताइए सर। जल्दी जल्दी जल्दी, डन। प्रॉब्लम बताइए, अपन आगे बढ़ जाएंगे। प्रॉब्लम बताइए, अपन आगे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। A1 तरीके से खत्म कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। चलो 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 चलो, बिल्कुल चलो, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, A फॉर आलू 11 11 11 11 in comparison to a 0.01 molar solution of glucose, the depression and freezing point of a 0.01 molar MgCl2 solution is, MgCl2 solution is। ठीक है सर, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल सही है। समझिए अब जरा क्या कह रहा है। एक दे दिया भैया इसका, ठीक है सर, एक इसका दे दिया है, ठीक है। एक दे दिया इसका, एक इसका दे दिया। अब वो कह रहा है इन दोनों में कंपैरिजन क्या होगा। ठीक है सर, अब एक बात बताओ सर, ग्लूकोज टूटता है क्या पानी में? नहीं सर, कोवेलेंट कंपाउंड है। तो इसके लिए वेंटॉफ की वैल्यू आप कितनी लेते हो? सर 1 लेते हो। आपने बताया था कि अगर कोई चीज पानी में नहीं टूट रही है तो उसके लिए अपन 1 लेते हैं। नाइदर इसका डिसोसिएशन हो रहा है नॉर इसका एसोसिएशन हो रहा है, तो आई की वैल्यू इसके लिए 1 होगी। उधर क्या हो रहा है सर? सर उधर क्या हो रहा है? सर इधर तो आयनिक कंपाउंड है MgCl2, तो ये मानिए पूरा ही डिसोसिएशन मानेंगे अपन, तो ये बनाएगा Mg+2 और 2Cl-। तो उस हिसाब से अगर अपन देखें तो एक ये रहा और 2 ये रहे, तो बेसिकली आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। तो अगर इस सर के कंपैरिजन में इधर देखें, हम जानते हैं आप बात कर रहे हैं किसकी सर? किसकी बात कर रहे हैं आप? डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, और ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो कि आपके वेंट ऑफ फैक्टर पे डिपेंड करती है। इधर पे वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या हो रही है? थ्राइस हो रही है कि नहीं हो रही है? इधर से इधर जाने पे वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी हो रही है? थ्राइस हो रही है कि नहीं हो रही है? पक्की बात, थ्राइस हो रही है कि नहीं हो रही है? ठीक है, तो पक्की बात है आपकी वैल्यू में भी कितने का डिफरेंस आएगा? थ्राइस का डिफरेंस आएगा। तो वो कह रहा है सेम होगी, सेम तो नहीं होगी सर, वेंट ऑफ फैक्टर अलग है। ट्वाइस होगी, ट्वाइस भी नहीं होगी। अगर वेंट ऑफ फैक्टर में ट्वाइस का डिफरेंस होता तो अबाउट 6 टाइम्स, नहीं सर 6 गुना भी नहीं होने वाली, कुछ भी हो जाए। लेकिन अगर आप तीसरे वाले को देखें, सॉरी आप अगर दूसरे वाले को, तीसरे वाले को देखें इसको,
तो आप लोग बोलोगे हाँ सर बात तो सही कह रहे हो। अबाउट 3 टाइम्स, 3 गुना हो रही है, क्योंकि वेंट ऑफ की वैल्यू भी 3 गुना हो रही है आगे पीछे। वेंट ऑफ की वैल्यू भी हो रही है 3 गुना आगे पीछे। जल्दी देखिए, जल्दी देखिए, जल्दी देखिए। अबाउट 3 टाइम्स, अबाउट 3 टाइम्स, अबाउट 3 टाइम्स। अबाउट 3 टाइम्स, जल्दी। अबाउट 3 टाइम्स, जल्दी देखो एक बार। कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी जल्दी जल्दी। अबाउट 3 टाइम्स, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? पक्का डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं सर जी, आगे नेक्स्ट। ये देखिए 12, आ जाओ जल्दी, आ जाओ। क्या कह रहा है? 12 पे बात करने वाले हैं। क्या बोल रहा है? एन अनराइप मैंगो placed in a concentrated salt solution to prepared pickle shrivels because। कहना चाह रहा है कि एक कच्चा मैंगो कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में डाला। किसमें? कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल दिया। जहां पर सॉल्ट सॉल्यूशन है उसमें डाल दिया। किसको? कच्चा को। तो टू प्रिपेयर पिकल, क्योंकि हमें अचार बनाना था। शिविल्स, तो वो सुकुड़ गया। क्यों? अब क्या सुकड़ा क्यों होगा? बात समझो, सुकड़ा क्यों होगा ये बात समझो। सर तो सुकड़ा वो इसलिए है क्योंकि उसके अंदर से पानी निकल गया। सर क्या निकल गया? पानी निकल गया। क्या निकल गया सर? पानी निकल के आ गया। मैंने कहा ठीक है सर, बात समझिए क्यों हुआ ऐसा। ठीक है, बात समझिए हुआ क्यों ऐसा। जो आपके पास अचार था, ठीक है, अचार के अंदर पानी, अचार नहीं, ये जो मैंगो था इसके अंदर पानी होता है, इसके अंदर नमक तो होता नहीं है। अब बाहर नमक था, बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा था, अंदर कंसंट्रेशन कम था, तो अंदर का पानी बाहर आ गया उसको बैलेंस करने के लिए, और पूरा पानी बाहर आ गया किसके? अचार, वो जो कैरी थी आपकी या फिर कच्चा मैंगो था, उसके अंदर से पानी बाहर की तरफ आ रहा है ड्यू टू ऑस्मोसिस। इट लूजेस वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस। ये वाली बात है, ये वाली बात है। इट लूजेस वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस, क्योंकि ऑस्मोसिस क्या होता है भैया? सॉल्वेंट फ्लो करेगा। कहां से? लोअर कंसंट्रेशन। अब भैया कैरी के अंदर तो नमक था नहीं, तो कैरी के अंदर अपन मानेंगे लोअर कंसंट्रेशन, बाहर क्या था? नमक था, टू हायर कंसंट्रेशन। तो पानी बाहर की तरफ निकल के आ गया पूरा, और जैसे ही पानी बाहर आ गया तो भैया आपकी जो कैरी थी वो सुकुड़ गई भैया, शिवल्स। ये आपको देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा। ये डी फॉर दमदार आंसर है, डी फॉर दमदार आंसर, डी फॉर दमदार आंसर। जल्दी, बिल्कुल डी फॉर दमदार आंसर। जल्दी देख लो सर, एक बार जल्दी देख लो सर। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार सेशन को लाइक भी करेंगे, एक बार सेशन को लाइक भी करेंगे सर, बढ़िया और सुंदर तरीके से। एक बार सेशन को लाइक भी करेंगे। चलो बिल्कुल बिंदास तरीके से सेशन को लाइक करेंगे। चलो डन। 13 बढ़िया। वेट बस खत्म करके आते हैं जल्दी। 13 वाला बिल्कुल बढ़िया तरीके से। एट अ गिवन टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस। At a given temperature, osmotic pressure of a concentrated solution of a substance is higher than that of dilute
is lower than that of dilute, is same as that of a dilute or cannot be compared with osmotic pressure of dilute solution. मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा बिल्कुल सही है. अब बात को समझो. ऑस्मोटिक प्रेशर क्या पढ़ा था? ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन. पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? बोलो यस और नो. जल्दी बताओ, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? बस इतना हाँ बोलो, बाकी बात की बात नहीं करनी मेरे को. ये पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? बिल्कुल सर आपने ये पढ़ाया था. मैंने कहा ठीक है सर, अच्छी बात है, सुंदर बात है, समझ में आने वाली बात है. पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन. ठीक है, तो मतलब अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है किसी सॉल्यूशन का तो उसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा. बिल्कुल बात है. तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा डाइल्यूट से. बिल्कुल सही बात है, क्योंकि डाइल्यूट में कंसंट्रेशन कम होता है. इज लोअर देन दैट ऑफ अ डाइल्यूट, नहीं कम नहीं होता, क्योंकि कंसंट्रेशन ज्यादा है तो भैया आपका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा. सेम की बात भी नहीं है. कैनॉट बी कंपेयर्ड विद ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन. नहीं सर, क्यों कंपेयर नहीं कर सकते? डायरेक्ट कनेक्शन है. तो सर इसके हिसाब से जाना चाहिए फर्स्ट वाले के लिए, इसके हिसाब से जाना चाहिए फर्स्ट वाले आंसर पे, क्योंकि फर्स्ट वाला आंसर 101% सही है. फर्स्ट वाला आंसर 101% सही है. फर्स्ट वाला आंसर 101% सही है. देख लो भाई, बिल्कुल 101% सही है फर्स्ट वाला आंसर. जल्दी 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 जल्दी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है सर, बिल्कुल 13 हो गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है. 13 हो गया है, बहुत ही बढ़िया, एक नंबर. जल्दी देख लीजिए सर, कंप्लीट है 13. 13 क्या है? कंप्लीट है. 13 क्या है? कंप्लीट है बिंदास तरीके से. कैसा है? कंप्लीट है बिंदास तरीके से. बिल्कुल. चलो आगे बढ़ जाए. बोल दो, आगे बढ़ जाते हैं फटाफट. कोई तकलीफ तो नहीं है? कोई दुख दर्द हो तो बता दीजिए सर. कोई भी दुख दर्द हो तो बता दीजिए. वैसे होना तो नहीं चाहिए. क्लियर है बात? चलो पक्का हटाओ. ठीक है, बढ़े आगे, बोलो ना. ठीक है सर. क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? पढ़ो पढ़ो भैया, पढ़ो, जल्दी पढ़ो, जल्दी पढ़ो. विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज फॉल्स? कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? मैंने कहा ठीक है सर. कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? भैया मैं चाहता हूं इस बार अपन नीचे से पढ़े, यहां से. अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, द वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन. मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन. ठीक है, वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन. बिल्कुल सही कह रहा है सर. हमने देखा ना सर, हमने क्या निकाला था फॉर्मूला? P सॉल्यूशन इक्वल्स टू P नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस P नॉट बी इंटू एक्स बी. सर सारा खेल मोल फ्रैक्शन का था. उसी के ब्याह पे हम क्या करते हैं सर? टोटल वेपर प्रेशर बताते हैं कि कौन सा वाटर वेपर प्रेशर हमारा देखने को मिलेगा. तो इसी को अपन राउल्ट्स लॉ कहते थे. क्या कहते थे? राउल्ट्स लॉ. तो भैया ये वाला पॉइंट तो सही है, और ये पॉइंट सही है. उसने फॉल्स पूछा है. क्या पूछा है? फॉल्स पूछा है. अगर फॉल्स पूछा है तो भैया गलत निकालना है. तो ये तो आंसर नहीं है, लास्ट वाला आंसर नहीं है. लास्ट वाला आंसर नहीं. तो मैंने कहा ठीक है सर, लास्ट वाला आंसर नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हटाइए. इसके ऊपर वाला क्या बोलता है वो भी देखना है. डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर 0.0001 मोलार एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, एसिटिक एसिड, सुक्रोज. ये देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर का डिक्रीजिंग ऑर्डर. ऐसा क्यों बोल रहा है सर? तो देखो सर, मैंने आपको उस दिन क्या पढ़ाया था? उस दिन क्या पहले भी पढ़ाया था और अभी भी बता रहा हूं. ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भैया आई. आई बोले तो वेंट ऑफ फैक्टर.
अब अगर आप देखें बेरियम क्लोराइड का निकालूं मैं, तो बेरियम क्लोराइड में क्या होता है सर, एक बेरियम 2+ और 2Cl-, तो आई की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी 3, आई की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी 3। आ जाओ KCl की बात करें, क्या हो जाएगा K+ और Cl-, ये भी, तो आई की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी 2। अब आपसे बात करें एसिटिक एसिड, तो सर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये उतना नहीं टूटता लेकिन कम टूटेगा, मतलब कम टूटेगा, कम टूटेगा, बिल्कुल उतना नहीं टूटेगा, मतलब पूरा नहीं टूट जाएगा सर, हमें पता है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, इतना नहीं टूटेगा लेकिन थोड़ा कम टूटेगा। लेकिन आई की वैल्यू ये मान के चलिए 2 तो नहीं आएगी, पूरा टूटेगा, तो मैं ऐसा मान लेता हूं 1.5, वैसे इतनी भी नहीं आएगी लेकिन मैंने ऐसी वैल्यू ले ली। लेकिन सुक्रोज तो टूटता ही नहीं है, और जो टूटता नहीं है उसके लिए आई की वैल्यू कितनी आती है 1 आती है। तो अब देखिए अगर ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई का, तो भैया जिसमें आई की वैल्यू ज्यादा होगी उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा, और आई की वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी है, बेरियम क्लोराइड की, बेरिलियम क्लोराइड की, सॉरी बेरियम क्लोराइड की, ये देखिए बेरियम क्लोराइड। फिर किसकी है, KCl की। फिर इसकी वैल्यू मैंने ऐसे ही ले ली है 1.5, लेकिन 1 से ज्यादा होगी, और सुक्रोज की कितनी है 1, तो ये बिल्कुल सही दिया, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। और अगर स्टेटमेंट सही है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि स्टेटमेंट गलत मांग रहा है वो, और ये स्टेटमेंट एकदम सही है, ये स्टेटमेंट एकदम सही है, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं आई है। 101% ये स्टेटमेंट करेक्ट है। कैसा है सर जी, करेक्ट है, जल्दी करेक्ट है भैया, करेक्ट है। तो इस पॉइंट को जरा एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, थर्ड वाला पॉइंट भी क्लियर है। अब भैया मतलब आंसर या तो अनारकली है या तो ब्यूटीफुल है, अनारकली है नहीं तो ब्यूटीफुल है। मैंने कहा ठीक है भैया, डन। ये पढ़ते हैं, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन इज गिवन बाय द इक्वेशन पाई इक्वल्स टू CRT, वेयर C इज द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन। मोलैलिटी बोल सकते हैं, कंसंट्रेशन बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और मोलैरिटी होता है, कोई दिक्कत नहीं। ये पॉइंट भी एकदम सही है, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं है, तो सर कंफर्म है, फिर ए ही होना चाहिए आंसर। क्या कहता है देखते हैं, 2 different solution of sucrose of same molarity prepared different solvent will have the same depression in freezing point। बिल्कुल गलत बात है सर, क्या बोला है 2 सॉल्यूशन है आपके पास, दोनों में सुक्रोज है जिनकी मोलैलिटी सेम है, जिनकी मोलैलिटी सेम है, लेकिन दोनों का सॉल्वेंट अलग है, इसका सॉल्वेंट कुछ और है, इसका सॉल्वेंट कुछ और है। तो मैं एक बात बताऊं, सॉल्वेंट पे एक वैल्यू डिपेंड करती है जिसको कहते हैं डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट, जिसको अपन कहते हैं KF। और अगर सॉल्वेंट अलग है तो KF की वैल्यू डिफरेंट होगी, KF की वैल्यू डिफरेंट होगी, और अगर KF की वैल्यू डिफरेंट हो गई तो ऑटोमेटिकली आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अलग अलग होगा, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट अलग अलग होगा। और ये कह रहा सेम होगा, मतलब ये वाला ऑप्शन फॉल्स है भैया, सेम नहीं हो सकता है अलग होगा, क्योंकि KF की वैल्यू अलग है, क्योंकि सॉल्वेंट अलग है, और सॉल्वेंट अलग होता है तो KF की वैल्यू भी अलग होती है, अलग होती है। जल्दी नोट डाउन करिए, अलग होती है, जल्दी नोट डाउन करिए सर, जल्दी जल्दी जल्दी, अलग होती है, बिल्कुल सर, बिल्कुल शानदार तरीके से, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आ रही है। डन। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जल्दी बता दो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। डन। क्लियर? पक्का? आगे बढ़ूं? ठीक है, चलो 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 चलो, फाइनली आंसर ए है हमारा। ये देखिए ए 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 ए, बिल्कुल ए आ गया। अब आते हैं अपन लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। क्या? क्वेश्चन नंबर
15। बढ़िया है, शानदार है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखिए सर। अरे यार वेंट ऑफ फैक्टर, ये वेंट ऑफ फैक्टर तो जान ही नहीं छोड़ रहा भाई, ये वेंट ऑफ फैक्टर तो जान ही नहीं छोड़ रहा है। किस किस के लिए निकालना है? KCl, NaCl और K2SO4, इनके लिए निकालना है। बिल्कुल। अब अगर इनको मैं तोड़ू तो कैसे टूटते? K प्लस Cl माइनस, सारे आयनिक कंपाउंड है। Na प्लस Cl माइनस, 2K प्लस, क्योंकि 2 है सर 2 है, और SO4 माइनस 2। तो अब प्यार से देखो इसमें कितने आयंस मिल रहे हैं सर जी? 2। 100% डिसोसिएशन मानेंगे, इधर भी 2, इधर पे 3। अगर मैं इनको 100% डिसोसिएशन मान रहा हूं तो यही कहलाती है आई की वैल्यू, यही कहलाती है किसकी वैल्यू? आई की वैल्यू। आई बोले तो वेंट ऑफ फैक्टर, आई बोले तो वेंट ऑफ फैक्टर, मतलब KCl के लिए आई की वैल्यू कितनी आ रही है? 2। ये गया, ये भी गया। NaCl के लिए आई की वैल्यू कितनी आ रही है? 2। अब K2SO4 के लिए आई की वैल्यू 3, मतलब आंसर इज बी फॉर भूत आंसर, बिल्कुल भूत आंसर। BH कर लेना भैया, भूत की स्पेलिंग गलत है, डराएगा तो नहीं भूत, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलो जल्दी नोट डाउन कर लो सर। तो बी फॉर भूत आंसर, जल्दी, बिल्कुल तेजी में, समझ में आया? तो यहां से अगर ये 100% डिसोसिएशन है तब, लेकिन उसने ऐसे डिसोसिएशन की बात करी नहीं है, तो अपन 100% डिसोसिएशन ही मान के चलेंगे। कैसा मान के चलेंगे? 100% डिसोसिएशन ही मान के चलेंगे, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। ठीक है, याद रखना ये 100% डिसोसिएशन। चलो जल्दी स्क्रीनशॉट लो। जब 100% डिसोसिएशन होता है तभी आयंस जितने में टूटता है वही आयंस को अपन काउंट करके चलते हैं, वही आयंस को अपन क्या करके चलते हैं? काउंट करके चलते हैं। सॉरी, उसी आयंस को अपन काउंट करके चलते हैं। डन। चलो एक बार स्क्रीनशॉट लो, फाइनली आपका आंसर है देखो बी आया। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन वीडियो को कंक्लूड करते हैं। चलिए हो गया क्वेश्चन नंबर 15। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं? क्लियर है A1 तरीके से? मैंने कहा बिल्कुल ठीक है सर। तो देखिए अपने यहां पर क्वेश्चंस हो चुके हैं एंड, कहां से कहां तक? 1 से लेकर 5 तक खत्म। 1 से लेकर 5 तक सर? अरे नहीं सर, 15 तक। जी हाँ, अच्छा अभी बाकी है सर, इसमें क्वेश्चंस ज्यादा हैं, तो 16 से जो आएंगे ना वो नेक्स्ट पार्ट में आने वाले हैं, तो उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर अपन को मिलने वाले हैं भैया नेक्स्ट पार्ट में, बिल्कुल बढ़िया और शानदार तरीके से। मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं है, A1 तरीके से अपन उसका काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आएगी। ठीक है सर, ठीक है सर, तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया? मैंने आपको पहले भी बोला है सर MCQs सॉरी, MCQs पे फोकस बना के रखना, MCQs पे फोकस बना के रखना, क्योंकि सर 16 नंबर का सवाल है विद असर्शन रीजन, और 16 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं यहां से कहता हूं, यहां से चांसेस एक तो 3 नंबर का न्यूमेरिकल आ रहा है, ठीक है, बाकी चांस है 1-2 नंबर की थ्योरी आ सकती है, या तो फिर 2 नंबर के आप ये मान के चलिए आपको MCQs मिल सकते हैं। ये आपके चांस है, ये ऑप्शन है आपके, लेकिन एक 3 नंबर का न्यूमेरिकल तो पक्का है सर। यहां से ये आपके चांसेस होते हैं। 1-8 नंबर आपका ये मान के चलो MCQ वगैरह में बढ़ सकता है, लेकिन ये अपन की उम्मीदवार है कि इस बार ये अपन को मिल सकता है सर, ये पैटर्न अपन को देखने को मिल सकता है पेपर के अंदर। और अगर ये पैटर्न मिल रहा है तो अपन तो तैयार रहे भैया, जितना तगड़े तरीके से अपन तैयार रहेंगे उतना मजा अपन को आने वाला है सर। बात समझ रहे हैं? जितने तगड़े तरीके से अपन तैयार रहेंगे उतना मजा अपन को आने वाला है। मैंने कहा ठीक है सर जी, तो इस पैटर्न को एकदम बिल्कुल बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है। काफी न्यूमेरिकल्स भी कराएं और आगे वाले आने वाले समय में करेंगे भी। अभी तो पहले MCQ का 16 से लेकर कंप्लीट करेंगे, फिर टाइप 2 आएगा, फिर टाइप 3 आएगा,
शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे, असर्शन रीजंस आएंगे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएंगे, मैच द फॉलोइंग, मतलब सोल्यूशन का पूरा पैक आने वाला है आपके पास, पैकेज आने वाला है पूरे भैया। तो ये 4-5 दिन आपको सोल्यूशन खेलना है, दबा के सोल्यूशन बनाइए, दबा के सोल्यूशन पीजिए, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं होने वाली। ठीक है, डन। चलो तो फाइनली इसको ओवर करें और खत्म करते हैं इस वीडियो को, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं होनी चाहिए। तो ये लीजिए सर, फाइनली एंडिंग आ चुकी है सर जी, एंडिंग आ चुकी है। क्या एंडिंग आ चुकी है, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें भाई, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पता है रीजन क्या है? क्योंकि कल क्या रिकॉर्डेड लेक्चर आ रहा है, क्या लाइव लेक्चर आ रहा है, कौन सी क्लास, कौन सा सब्जेक्ट, सब आपको तभी पता चलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो भाई। हाँ, और लाइक और शेयर बिल्कुल बनता है, ये तो सबसे पहले, नहीं तो कट्टी वाली बात हो जाएगी सर, फिर मत बोलना मुझसे, फिर अपन बातचीत नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरी बात, ई नोट्स एंड ई बुक्स ये भी अवेलेबल है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी बढ़िया और शानदार तरीके से। तो सबसे पहले प्लीज उसी को देखें, सबसे पहले उसी को देखें बिंदास तरीके से। ठीक है, 100% वॉच फ्री, 100% वॉच फ्री, ये आपके पास है। यहां पर मैग्नेट बेंस आपसे कोई चार्ज नहीं करता सर जी, हर सब कुछ पढ़ाया जाता है बिल्कुल हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ। आप सभी जानते हैं मैग्नेट बेंस के 2 चैनल हैं, एक इंग्लिश मीडियम, ये क्या हो गया, हाइलाइटर नहीं आया, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। अगर मैं आपसे बात करूं इंग्लिश मीडियम पे, तो इंग्लिश मीडियम पे सीबीएसई बोर्ड और दिल्ली बोर्ड दोनों कवर करवाए जाते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं हिंदी मीडियम की, तो सीबीएसई दिल्ली बोर्ड के साथ बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड ये भी कवर करवाए जाते हैं बढ़िया और शानदार तरीके से। साथ ही साथ वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश ये भी मिलता है, ये भी मिलता है, जिसमें क्रैश कोर्स के तो क्या ही कहने हैं, एकदम तूफान मचाने वाली बात है। कौन सी वाली? तूफान वाली। कौन सी वाली? तूफान वाली। कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आने वाली। अगर आप चाहें तो मैग्नेट बेंस की वेबसाइट पे जाके भी सारे लेक्चर्स का लुत्फ उठा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एड फ्री मिलेंगे, प्लेलिस्ट के फॉर्म में सब कुछ जमा हुआ है बिंदास तरीके से, लेकिन वाईटी पे भी जमा है। अगर मजा वाईटी पे आ रहा है तो वाईटी पे ही चलने दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फिर कल मिलते हैं एक और नए लेक्चर के साथ। सर एमसीक्यू खत्म नहीं हुए, अभी आगे मिलने वाले हैं बिंदास तरीके से। तो सर कल कितने बजे? बेटा इसी समय, इसी वक्त, इसी जगह, मतलब सेम टाइम सेम जगह। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।